समझदार निवेशक उस समय शेयर खरीदते हैं जब यह लोकप्रिय नहीं होता। वे जानते हैं कि वे खरीदते समय मुनाफा कमाते हैं, बेचते समय नहीं। वे धीरज से इंतजार करते हैं। जैसा मैंने कहा, वे मार्केट की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं। किसी तैरने वाले की तरह वे भी अगली बड़ी लहर के लिए खुद को पोजीशन कर लेते हैं। यह इनसाइडर ट्रेडिंग या अंदरूनी सौदेबाजी है। इनसाइडर ट्रेडिंग कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह की होती है, परंतु किसी भी तरह से देखें, यह इनसाइडर ट्रेडिंग ही है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप अंदर से कितनी दूरी पर हैं। अंदरूनी जानकारी रखने वाले अमीर दोस्तों को बनाए रखने का एक कारण यह भी होता है क्योंकि पैसा यहीं बनाया जाता है। यह सूचना के आधार पर बनाया जाता है। आप अगले उछाल के बारे में जान लेते हैं, प्रवेश कर लेते हैं और अगले गिराव के पहले बाहर निकल जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि इसे गैरकानूनी तरीके से करें, परंतु मैं यह जरूर कहता हूं कि आपको जानकारी जितनी जल्दी मिलेगी, आप उतने ही कम खतरे में उतना ही ज्यादा लाभ कमा पाएंगे। दोस्त इसलिए होते हैं और यही फाइनेंशियल बुद्धि है। नंबर 4, किसी फार्मूले के विशेषज्ञ बन जाइए और फिर एक और नया फार्मूला सीख लीजिए। जल्दी सीखने की ताकत। ब्रेड बनाने के लिए हर बेकर का एक फार्मूला होता है, चाहे वह उसके दिमाग में ही क्यों न हो। यही पैसा बनाने के बारे में भी सही है। इसलिए धन को अक्सर डो भी कहा जाता है। हम में से ज्यादातर लोगों ने यह कहावत सुनी है, आप वह हैं जो आप खाते हैं। मैं इसी कहावत को दूसरी तरह से कहना चाहूंगा। मैं कहता हूं, आप वह बनते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, आप सावधान रहें कि आप क्या पढ़ रहे हैं या क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज्यादा ताकतवर है कि आप जिस चीज के बारे में सीखेंगे आप वही बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कुकिंग सीखते हैं तो आप कुक बन जाते हैं। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते हैं तो आपको कोई और विषय पढ़ना चाहिए। जैसा एक स्कूल टीचर शिक्षण का अध्ययन कर लेने के बाद आप अक्सर शिक्षक बन जाते हैं, और इसी तरह सिलसिला जारी रह सकता है। अपने अध्ययन के विषय को सावधानी से चुनें। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के पास वही एक मूलभूत फार्मूला होता है जो उन्हें स्कूल में सिखाया जाता था, और वह फार्मूला है, पैसे के लिए काम करो। संसार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय फार्मूला यही है। इसके कारण हर दिन करोड़ों लोग सुबह उठते हैं और काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, चेकबुक को बैलेंस करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं और फिर से काम पर चले जाते हैं। यही उनका मूलभूत फार्मूला या नुस्खा है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे आप थक गए हैं या पर्याप्त नहीं कमा रहे हैं, तो आपको अपने पैसे बनाने के फार्मूले को बदल लेना चाहिए। बहुत समय पहले जब मैं 26 साल का था, मैंने सप्तांत की एक कक्षा में भाग लिया जिसका शीर्षक था, किस तरह रियल एस्टेट फोरक्लोजर्स को खरीदें। मैंने एक फार्मूला सीख लिया। अगला कदम था अपने सीखे हुए सिद्धांत को असली जीवन में आजमाना। यहां पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। 3 सालों तक जब मैं जेरॉक्स के लिए काम कर रहा था, मैं खाली समय में फोरक्लोजर्स को खरीदने की कला में पारंगत होने की कोशिश कर रहा था। मैंने उस फार्मूले से कई करोड़ डॉलर बनाए हैं, परंतु आज यह बहुत धीमा फार्मूला है और फिर भी बहुत से लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। एक बार मैं उस फार्मूले का विशेषज्ञ बन गया तो मैं नए फार्मूले की खोज करने लगा। कई कक्षाओं में मुझे कोई नई जानकारी सीधे रूप से नहीं मिली, परंतु मैंने हमेशा कुछ न कुछ नया जरूर सीखा। मैंने ऐसी बहुत सी कक्षाओं में भाग लिया है जो केवल डेरिवेटिव सौदेबाजों के लिए आयोजित की गई थी, और वस्तुओं के ऑप्शन सौदेबाजों के लिए तथा अराजकवादियों के लिए आयोजित कक्षाओं में भी मैं गया हूं। मैं अपने दायरे से पूरी तरह बाहर पहुंच गया था और एक ऐसे कमरे में था जहां परमाणु भौतिकी और स्पेस साइंस के विशेषज्ञों की भीड़ थी, परंतु मैंने वहां बहुत कुछ सीखा जिससे मेरा स्टॉक और रियल एस्टेट निवेश ज्यादा अर्थपूर्ण और फायदेमंद बन गया। ज्यादातर जूनियर कॉलेजों और सामुदायिक कॉलेजों में फाइनेंशियल प्लानिंग या पारंपरिक निवेश को खरीदने के तरीकों पर कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। शुरुआत करने के लिए यह बहुत अच्छी जगह है, तो मैं हमेशा एक ज्यादा तेज फार्मूले की खोज करता रहता हूं। इसी कारण नियमित रूप से मैं एक दिन में जितना कमा लेता हूं
उतना कमाने में कई लोगों की पूरी जिंदगी लग जाती है। एक और बात, आज की तेजी से बदल रही दुनिया में आप कितना जानते हैं यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, क्योंकि प्राय आज आप जितना जानते हैं वह पुराना हो चुका है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं। यह कला अनमोल है। ज़्यादा तेज फार्मूले ढूंढने में यह बहुत काम आती है। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना एक पुराना फार्मूला है जो गुफा मानव के जमाने से पैदा हुआ था। नंबर 5, खुद को सबसे पहले वेतन दें। खुद पर अनुशासन की ताकत। अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते तो अमीर बनने की कोशिश भी न करें। आपको इससे पहले मरीन कॉर्प्स या किसी धार्मिक संस्था में जाना चाहिए ताकि आपको खुद पर काबू रखना आ जाए। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि निवेश करें, पैसा कमाएं और उसे फूंक दें। खुद पर अनुशासन की कमी के कारण ही करोड़ों डॉलर की लॉटरी जीतने वाले लोग जल्द ही दिवालिया हो जाते हैं। यह खुद पर अनुशासन की कमी ही है जिससे तनख्वाह बढ़ने पर लोग तत्काल बाजार जाकर नई कार खरीद लेते हैं या विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। यह कहना कठिन है कि 10 कदमों में कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, परंतु सभी कदमों में से इस कदम की विशेषज्ञता सबसे कठिन है। अगर यह आप में पहले से ही मौजूद न हो, मैं तो यह भी कहना चाहूँगा कि खुद पर अनुशासन की कमी ही वह सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को 3 समुदायों में बांटता है: अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग। सीधे तरीके से कहें कि जिन लोगों में आत्मविश्वास कम होता है और जो फाइनेंशियल दबावों को ज़्यादा सहन नहीं कर पाते, वे कभी अमीर नहीं बन सकते। और कभी नहीं का मतलब होता है कभी नहीं। जैसा मैंने पहले बताया था, मैंने अपने अमीर डैडी से यह सबक सीखा था कि दुनिया आपको इधर उधर धकेलेगी। दुनिया लोगों को इधर उधर धकेलती है तो इसलिए नहीं क्योंकि बाकी लोग गुंडे होते हैं, बल्कि इसलिए कि आप में आंतरिक नियंत्रण और अनुशासन की कमी होती है। जिन लोगों में आंतरिक सहन शक्ति की कमी होती है वे अक्सर उन लोगों के शिकार हो जाते हैं जिनमें आत्म अनुशासन होता है। मैं जिन व्यवसायिक कक्षाओं में पढ़ाता हूँ वहाँ मैं लोगों को लगातार यह याद दिलाता हूँ कि वे अपने सामान या सेवा पर अपना ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि मैनेजमेंट की कला पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैनेजमेंट दक्षताएं हैं। नंबर 1, कैश फ्लो का मैनेजमेंट। नंबर 2, लोगों का मैनेजमेंट। नंबर 3, व्यक्तिगत समय का मैनेजमेंट। मैं यह कहूँगा कि ये तीनों दक्षताएं केवल व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी काम करने वालों के लिए है। ये तीनों आपकी जीवन शैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में, व्यवसाय में, किसी धार्मिक संगठन में, शहर या देश में। ये सभी दक्षताएं आत्मानुशासन को साधने से बढ़ जाती हैं। मैं खुद को सबसे पहले भुगतान करें सिद्धांत को हल्केपन से नहीं लेता। जॉर्ज क्लासेन की पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में खुद को सबसे पहले भुगतान करें का वक्तव्य सबसे पहले आया है। इस पुस्तक की करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं। हालांकि करोड़ों लोग इस जबरदस्त जुमले को दोहराते हैं, पर बहुत कम लोग ही इस सलाह का पालन करते हैं। जैसा मैंने कहा है, फाइनेंशियल साक्षरता अक्सर पढ़ने की योग्यता देती है और अंक कहानी बता देते हैं। किसी व्यक्ति के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देखकर मैं तत्काल यह देख सकता हूं कि जो लोग खुद को सबसे पहले भुगतान करें के सिद्धांत का राग अलापते रहते हैं, वे दरअसल इसका कितना पालन करते हैं। एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। तो एक बार फिर हम ऐसे लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तुलना करें जो खुद को सबसे पहले भुगतान करते हैं और जो ऐसा नहीं करते। चित्रों का अध्ययन कीजिए और देखिए कि क्या आप कुछ अंतर पकड़ सकते हैं। इसके लिए कैश फ्लो की समझ जरूरी है, जिससे कहानी बताई जाती है। ज़्यादातर लोग अंक देखते हैं और कहानी को अनदेखा कर देते हैं। अगर आप सचमुच कैश फ्लो की ताकत समझना शुरू कर देते हैं तो आपको जल्द ही यह पता चल जाएगा कि अगले चित्र में कहाँ गड़बड़ी है और 90% लोग क्यों जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं और इसके बाद उन्हें सोशल सिक्योरिटी जैसी सरकारी मदद की जरूरत क्यों होती है। क्या आप इसे देख सकते हैं? यह चित्र उस व्यक्ति के काम को दर्शाता है
जो खुद का भुगतान सबसे पहले करता है। हर महीने अपने मासिक खर्चों का भुगतान करने से पहले वे अपने संपत्ति वाले कॉलम में पैसा डालते हैं। हालांकि करोड़ों लोगों ने क्लास 10 की पुस्तक पढ़ी है और खुद को सबसे पहले भुगतान करने का सिद्धांत समझा, परंतु हकीकत में वे खुद को सबसे आखिर में भुगतान करते हैं। अब मैं आप में से उन लोगों की चीख पुकार सुन सकता हूं जो अपने बिल्स का भुगतान सबसे पहले करने में गंभीरतापूर्वक विश्वास करते हैं, और मैं यह भी सुन सकता हूं कि सभी जिम्मेदार लोग अपने बिल समय पर चुकाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार हो जाएं या अपने बिल का भुगतान न करें। मैं सिर्फ यह कहता हूं कि आप वही करें जो यह पुस्तक आपको सिखाती है, यानी खुद को सबसे पहले पैसा दें। और पिछला चित्र इसी सिद्धांत का सही लेखांकन चित्र है, जबकि बाद में आने वाला चित्र पूरी तरह से गलत है। मेरी पत्नी और मेरे पास कई बुक कीपर्स, अकाउंटेंट्स और बैंकर हैं, जिन्हें शुरू में इस खुद को सबसे पहले पैसा दे सिद्धांत से बहुत समस्या होती थी। इसका कारण यह है कि यह फाइनेंशियल प्रोफेशनल भी दरअसल वही करते हैं जो कि जनता करती है, यानी वे भी खुद को सबसे आखिर में पैसा देते हैं। वे बाकी लोगों को सबसे पहले पैसा देते हैं। मेरे जीवन में ऐसे महीने भी आए हैं जब किन्हीं कारणों से मेरा कैश फ्लो मेरे बिल से काफ़ी कम रहा है, फिर भी मैंने खुद को ही सबसे पहले पैसे दिए। मेरे अकाउंटेंट और बुक कीपर चीखने लगे, वे आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको जेल भी हो सकती है, आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बिगाड़ देंगे, वे लोग बिजली काट देंगे। मैंने फिर भी सबसे पहले खुद को ही पैसा दिया, क्योंकि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की कहानी इसी बारे में है, खुद पर अनुशासन की ताकत और आंतरिक सहन शक्ति के बारे में। इसे बोलचाल की भाषा में गुर्दा भी कहते हैं। जैसा मेरे अमीर डैडी ने मेरे नौकरी के पहले माह में मुझे बताया था कि ज़्यादातर लोग दुनिया की ठोकरें सहन करते रहते हैं। पैसे वसूलने वाला आता है और आप या तो पैसे चुकाओ, वरना तो आप उसे पैसे दे देते हैं और खुद को पैसे नहीं देते हैं। एक सेल्स क्लर्क कहता है, आप इसे अपने कार्ड चार्ज में डाल दें। आपका रियल एस्टेट एजेंट आपसे कहता है, आगे चले बढ़ो, घर खरीदने पर सरकार आपको टैक्स में छूट देती है। पूरी पुस्तक दरअसल इसी बारे में है। आप में धारा के विरुद्ध जाने का और अमीर बनने का गुर्दा होना चाहिए। हो सकता है कि आप कमज़ोर न हो, परंतु जब पैसे की बात आती है तो कई लोगों का हौसला पस्त होने लगता है। मैं यह नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदारन बने। मुझ पर ज़्यादा कर्ज नहीं है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी नहीं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ। मैं अपनी आय को कम से कम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इसे सरकार को नहीं देना चाहता। इसलिए आप में से जिन लोगों ने द सीक्रेट ऑफ द रिच नाम का वीडियो देखा है, उन्हें मैं यह बता दूं कि मेरी आय नेवादा के कॉरपोरेशन के जरिए मेरे संपत्ति वाले कॉलम से आती है। अगर मैं पैसे के लिए काम करता तो सरकार इसे ले लेती, क्योंकि मैं अपने बिल्स का भुगतान सबसे आखिर में करता हूँ। परंतु मुझ में इतनी आर्थिक समझ है कि मैं किसी मुश्किल में नहीं फंसता हूँ। मैं कंज्यूमर कर्ज को पसंद नहीं करता हूँ। मेरे पास इतने दायित्व है जो 99% लोगों से ज़्यादा है, परंतु उनका भुगतान मैं नहीं करता, बल्कि दूसरे लोग मेरी देनदारियों को चुकाते हैं। वे मेरे किराएदार कहलाते हैं। तो खुद को पैसा देने का पहला नियम यह है, कभी कर्ज में मत फंसो। हालांकि मैं अपने बिल्स का भुगतान सबसे आखिर में करता हूँ, परंतु मैं केवल कुछ महत्वहीन बिल ही बचा कर रखता हूँ। दूसरी बात यह है कि जब भी मेरे पास पैसा कम होता है, तब भी मैं खुद को ही सबसे पहले पैसे देता हूँ। मैं कर्ज देने वालों और सरकार को चीखने देता हूँ। जब वे कठोर होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये लोग मुझ पर एक एहसान कर रहे हैं। वे मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मैं जाऊं और ज़्यादा पैसा कमाऊं। तो मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूं, उस पैसे को निवेश करता हूं और कर्ज देने वालों को चीखने देता हूं। मैं वैसे आमतौर पर उन्हें सही समय पर भुगतान कर देता हूं। मेरी पत्नी और मेरी साख बहुत अच्छी है। हम केवल दबाव में नहीं आते हैं और कर्ज उतारने के लिए अपनी बचत को इस्तेमाल नहीं करते, न ही उनके लिए अपने स्टॉक को बेचते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है। तो जवाब यह है, नंबर 1, ऐसे बड़े कर्ज में न फंसें जिसका भुगतान आपको करना हो। अपने खर्चों को सीमित रखें, अपनी संपत्ति को बनाएं, अपनी संपत्ति को सबसे पहले बनाएं,
फिर बड़ा घर या शानदार कार खरीदें। चूहा दौड़ में फंसे रहने में समझदारी नहीं है। नंबर 2, जब आपके पास पैसा कम हो तो दबाव को बढ़ने दें और अपनी बचत या निवेश को खर्च न करें। उस दबाव को अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आप ज़्यादा पैसा कमाने और अपने बिल्स का भुगतान करने के नए तरीकों के बारे में सोच सकें। इससे ज़्यादा पैसा कमाने की आपकी योग्यता भी बढ़ेगी और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि भी ज़्यादा विकसित होगी। मैं कई बार फाइनेंशियल भट्टी में तपा हूँ और मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज़्यादा आमदनी हासिल की है और यह ध्यान रखा है कि मेरे संपत्ति वाले कॉलम को कोई नुकसान न पहुंचे। मेरा बुक कीपर चीखने लगा और बचाव के लिए छुप गया, परंतु मैं उस तरह का सिपाही था जो किले की रक्षा के लिए लड़ रहा था। गरीब लोगों की आदतें भी गरीब होती हैं। एक आम बुरी आदत है बचत में से पैसे निकाल लेना। अमीर लोग जानते हैं कि बचत को ज़्यादा धन कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न कि बिलों का भुगतान करने के लिए। मैं जानता हूं कि यह कठोर जान पड़ता है, परंतु जैसा मैंने कहा, अगर आप अंदर से कठोर नहीं हैं तो दुनिया आपको इधर से उधर धकेलेगी। अगर आप आर्थिक दबाव पसंद न करते हो तो एक ऐसा फार्मूला खोज लें जो आपके लिए कारगर साबित हो। एक अच्छा फार्मूला यह होगा कि खर्च कम किया जाए, पैसे को बैंक में रखा जाए, ज़्यादा इनकम टैक्स चुकाया जाए, सुरक्षित म्यूचुअल फंड खरीदे जाएं और औसत बने रहने की कसम खाई जाए। परंतु यह खुद को सबसे पहले भुगतान करें के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। यह नियम आत्म बलिदान या आर्थिक संन्यास को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि खुद को सबसे पहले पैसे देने के बाद भूखे मरो। जिंदगी मौज मस्ती के लिए है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा को जागृत कर लेंगे तो आपके पास जीवन के सभी सुख हो सकते हैं। आप अमीर बन सकते हैं और बिल चुका सकते हैं और इस प्रक्रिया में अच्छी जिंदगी जी भी सकते हैं। और यही फाइनेंशियल बुद्धि कहलाती है। नंबर 6, अपने ब्रोकर को अच्छा पैसा दें। अच्छी सलाह की शक्ति। मैं अक्सर देखता हूं कि लोग अपने घर के सामने एक पट्टी टांग देते हैं, मालिक बेचना चाहता है। या मैं टीवी पर देखता हूं कि कई लोग डिस्काउंट ब्रोकर होने का दावा करते हैं। मेरे अमीर डैडी ने मुझे इसका उल्टा सिखाया है। वे इस बात में भरोसा करते थे कि प्रोफेशनल्स को अच्छा भुगतान किया जाए और मैंने भी उसी सिद्धांत को अपनाया है। आज मेरे पास महंगे वकील, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट ब्रोकर और स्टॉक ब्रोकर हैं। क्यों? क्योंकि और मेरा सचमुच मानना है, अगर लोग प्रोफेशनल्स हैं तो उनकी सेवाओं से आपको पैसा मिलना चाहिए और वे जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे आप भी उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे। हम सूचना के युग में रह रहे हैं। सूचना बेशकीमती है। एक अच्छा ब्रोकर आपको सूचना तो देगा ही, आपको शिक्षित करने के लिए समय भी देगा। मेरे पास कई ब्रोकर हैं जो मेरे लिए यह करने के इच्छुक हैं। कुछ ने मुझे तब सिखाया है जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिल्कुल भी पैसा नहीं था, और मैं आज भी उनके साथ हूँ। मैं ब्रोकर को जितना पैसा देता हूँ वह मेरे द्वारा उसकी सूचना से कमाए गए धन का बहुत छोटा हिस्सा होता है। मैं इसे पसंद करता हूँ जब मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बहुत पैसा कमाता है, क्योंकि इसका आमतौर पर यह मतलब होता है कि मैंने भी बहुत सा पैसा कमाया है। एक अच्छा ब्रोकर मुझे पैसे कमाने की जानकारी देने के अलावा मेरा समय भी बचाता है। जैसे उस समय जब मैंने खाली जमीन के टुकड़े को $9,000 में खरीदा और तत्काल इसे $25,000 में बेच दिया ताकि मैं अपने लिए जल्दी से कार खरीद सकूं। ब्रोकर आपके लिए बाजार की आंख और कान है। वे हर रोज वहां होते हैं और इसलिए मेरी वहां कोई जरूरत नहीं होती। मैं इसके बजाय गोल्फ खेल सकता हूं। इसके अलावा जो लोग खुद ही अपना घर बेचते हैं उनके लिए खुद के समय की कोई खास कीमत नहीं होती। मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों खराब करूं, जबकि इस समय को मैं ज़्यादा पैसा कमाने या अपने अंतरंग लोगों के साथ बिताने में इस्तेमाल कर सकता हूं। मुझे यह बहुत मज़ेदार लगता है कि इससे ज़्यादा गरीब और मध्यम वर्गीय लोग रेस्तरां में खराब सर्विस के बावजूद 15 से 20% टिप देते हैं और ब्रोकर को 3 से 7% देने में आनाकानी और शिकायत करते हैं। वे खर्च वाले कॉलम के लोगों को टिप देते हैं और संपत्ति वाले कॉलम के लोगों को टिप देने से कतराते हैं। यह आर्थिक समझदारी नहीं है।
सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते। दुर्भाग्य से ज़्यादातर ब्रोकर सेल्समैन होते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि रियल एस्टेट के सेल्समैन सबसे बुरे होते हैं, परंतु उनके पास खुद बहुत कम या बिल्कुल भी रियल एस्टेट नहीं होता। घर बेचने वाले ब्रोकर और निवेश बेचने वाले ब्रोकर में बहुत बड़ा अंतर होता है। और यह स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बीमा ब्रोकर के बारे में भी सही है, जो खुद को फाइनेंशियल प्लानर कहते हैं। परी कथा की ही तरह आप एक राजकुमार खोजने के लिए बहुत से मेंढकों को चूमते हैं। पुरानी कहावत को याद कीजिए, अगर आपको एनसाइक्लोपीडिया की जरूरत हो तो एनसाइक्लोपीडिया बेचने वाले से मत पूछिए। जब मैं किसी प्रोफेशनल का इंटरव्यू लेता हूं तो मैं पहले यह पता करता हूं कि उसके पास खुद कितनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी या स्टॉक है और वह कितने प्रतिशत टैक्स दे रहा है। मैं अपने टैक्स अटॉर्नी और अकाउंटेंट के बारे में भी यही करता हूं। मेरे पास एक अकाउंटेंट है जो अपने काम से काम रखती है। उसका पेशा हालांकि अकाउंटिंग है, परंतु उसका काम रियल एस्टेट में है। मेरे पास एक अकाउंटेंट था जो एक छोटा बिजनेस अकाउंटेंट था, परंतु उसके पास रियल एस्टेट नहीं था। मैंने अकाउंटेंट बदल लिया क्योंकि हम एक ही बिजनेस से प्रेम नहीं करते थे। ऐसा ब्रोकर खोजिए जो आपके सर्वश्रेष्ठ हितों को ध्यान में रखता हो। कई ब्रोकर आपको शिक्षित करने के लिए समय निकाल लेंगे और वे आपके द्वारा खोजी गई सर्वश्रेष्ठ संपत्ति साबित हो सकते हैं। बस उदार रहिए और वे भी आपके प्रति उदार रहेंगे। अगर आप उनके कमीशन में कटौती करने के बारे में ही सोचते रहेंगे तो वे आपके आसपास क्यों रहना चाहेंगे? यह विशुद्ध और आसान सा तर्क है। जैसा मैंने पहले कहा था, मैनेजमेंट की दक्षताओं में से एक लोगों का मैनेजमेंट है। कई लोग केवल ऐसे लोगों को मैनेज कर पाते हैं जो उनसे कम स्मार्ट हों और जिन पर उनकी सत्ता हो। जैसे किसी ऑफिस में अधीनस्थ कोई दोयम दर्जे के मैनेजर्स ही बने रहेंगे और उन्हें कभी तरक्की नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वे यह तो जानते हैं कि नीचे वालों के साथ कैसे काम किया जाता है, परंतु वे यह नहीं जानते कि ऊपर वालों के साथ कैसे काम किया जाए। असली दक्षता है किसी तकनीकी क्षेत्र में अपने से श्रेष्ठ और ज़्यादा स्मार्ट लोगों को मैनेज करना और उन्हें अच्छे पैसे देना। इसलिए कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, आपके पास भी होना चाहिए, और यह फाइनेंशियल समझदारी है। नंबर 7, इंडियन दाता बनिए। यह बिना कुछ दिए पाने की ताकत है। जब अमेरिका में गोरे लोग गए तो उन्हें अमेरिकी इंडियंस की पारंपरिक संस्कृति से झटका लगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी गोरे व्यक्ति को ठंड लगती थी तो इंडियन उन्हें कंबल दे देते थे। श्वेत प्रवासी इसे उपहार समझ लेते थे और जब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। इंडियन को भी बुरा लगता था जब उन्हें यह पता चलता था कि श्वेत प्रवासी कंबल वापस नहीं करना चाहते थे। इस तरह इंडियन दाता वाक्यांश पैदा हुआ, एक छोटी सी सांस्कृतिक नासमझी के कारण। संपत्ति के कॉलम के दुनिया में इंडियंस दाता बनना दौलत के लिए बहुत जरूरी है। परिष्कृत निवेशक का पहला सवाल यह होता है, मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापस मिल जाएगा। वे यह भी जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिल रहा है, इसलिए निवेश पर वापसी इतनी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर, मुझे एक छोटा रियल एस्टेट मिला जो मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। बैंक $60,000 चाहती थी और मैंने $50,000 की बोली लगाई, जो उन्होंने सिर्फ इसलिए स्वीकार कर ली क्योंकि बोली के साथ $50,000 का चेक भी लगा हुआ था। उन्होंने यह महसूस किया कि मैं गंभीर था। ज़्यादातर निवेशक यह कहेंगे कि क्या आप अपना बहुत सा पैसा फंसा नहीं रहे हैं? क्या इस पर लोन लेना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? इसका जवाब है, इस मामले में बिल्कुल नहीं। मेरी निवेश कंपनी जाड़े के महीनों में इसे वैकेशन रेंटल के रूप में इस्तेमाल करती है, जब प्रवासी पक्षी एरिज़ोना से आते हैं, और इसे 4 महीनों के लिए $2,500 किराए पर दे देती है। बाकी के 8 महीनों में इसका किराया केवल $1,000 होता है। मेरा पैसा लगभग 3 सालों में वापस आ गया था। अब मैं इस संपत्ति का मालिक हूं, जो हर महीने मेरी आमदनी बढ़ाती रहती है। यही स्टॉक के बारे में किया जाता है। प्राय मेरा ब्रोकर मुझे सलाह देता है कि मैं किस कंपनी के स्टॉक में काफ़ी पैसा लगाऊं, क्योंकि उसके विचार से यह कंपनी कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे उसके शेयर में तेजी आ जाएगी और कोई नया सामान बाजार में लाने वाली है। मैं अपने पैसे को 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक लगाए रखता हूं, जब शेयर की कीमतें बढ़ती हैं।
फिर मैं अपनी मूलधन राशि को निकाल लेता हूँ और बाजार के उतार चढ़ाव से बेफिक्र हो जाता हूँ, क्योंकि मूल रकम वापस आ चुकी है और दूसरी संपत्ति पर काम करने के लिए तैयार है। इस तरह मेरा पैसा जाता है और फिर बाहर आ जाता है और मैं एक ऐसी संपत्ति का मालिक बन जाता हूं जो एक तरह से मुझे मुफ्त में मिलती है। यह सच है कि मैंने कई मौकों पर पैसा खोया भी है, परंतु मैं इतने ही पैसों से खेल खेलता हूं जितने का नुकसान मैं सहन कर सकता हूं। मैं यह कहूंगा कि औसत 10 निवेशों पर मुझे 2 या 3 में बहुत फायदा होता है, जबकि 5 या 6 में कोई लाभ हानि नहीं होती। मैं 2 या 3 में घाटा भी खाता हूं, परंतु मैं अपने नुकसान को उसी पैसे तक सीमित कर लेता हूं जो मेरे पास उस समय होते हैं। जो लोग जोखिम से नफरत करते हैं वे अपने पैसे को बैंक में रख लेते हैं और दीर्घकाल में उनकी बचत कुछ नहीं से बेहतर ही होती है, परंतु आपको अपना पैसा वापस निकालने में बहुत लंबा समय लग जाता है और ज्यादातर मामलों में तो आपको इसके साथ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। पहले तो वे टोस्टर दिया करते थे, परंतु आजकल ऐसा विरल ही होता है। मेरे हर निवेश पर एक न एक चीज मुफ्त होनी चाहिए। एक छोटा रियल एस्टेट, एक मिनी स्टोरेज, खाली जमीन का टुकड़ा, घर, स्टॉक शेयर्स या ऑफिस बिल्डिंग, और जोखिम भी सीमित होना चाहिए। इस विषय पर इतनी ज्यादा पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं कि मैं इनसे नहीं जाना चाहूंगा। मैकडोनाल्ड्स के मशहूर रे क्रोक हैमबर्ग फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उन्हें हैमबर्ग से प्यार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें उस फ्रेंचाइजी के साथ आने वाला रियल एस्टेट मुफ्त में मिलता था। तो समझदार निवेशकों को ब्याज की दर से ज्यादा चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपका पैसा वापस मिल जाए और आपके पास क्या संपत्ति आती है यह भी महत्वपूर्ण है। यह फाइनेंशियल समझदारी है। नंबर 8, संपत्ति से विलासिता की चीजें खरीदी जाती है। केंद्रित करने की शक्ति। मेरे एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चीला था और ऐसा लगता था जैसे उसकी जेब में छेद हो गई हो। 16 साल की उम्र में स्वाभाविक रूप से उसे अपनी कार चाहिए थी। बहाना यह था, सभी दोस्तों के मम्मी डैडी ने अपने बच्चों के लिए कार खरीदी है। यह लड़का अपनी बचत में से पैसे निकालकर नगद कार खरीदना चाहता था। ऐसे समय में उसके डैडी ने मुझसे सलाह मांगी, आप क्या सोचते हैं कि मुझे उसे ऐसा करने देना चाहिए या मैं भी दूसरे पिताओं की तरह उसे कार खरीद कर दे दूं? इसके जवाब में मैंने कहा, कुछ समय के लिए तो ठीक है, परंतु लंबे समय के लिए आप उसे क्या सिखा पाएंगे? क्या आप अपने बच्चे की कार प्राप्त करने की इच्छा से उसे कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? अचानक उसकी ट्यूबलाइट चमकी और वह तुरंत घर की तरफ चल दिया। 2 महीने बाद मुझे वह दोस्त मिल गया। क्या तुम्हारे बेटे को उसकी नई कार मिल गई? मैंने पूछा। नहीं, उसे नहीं मिली, परंतु मैं गया और उसे कार के लिए $3000 दे दिए। मैंने उससे कहा कि वह अपने कॉलेज के पैसे के बजाय मेरे पैसे का उपयोग करे। मैंने कहा, यह तो आपकी उदारता है। नहीं, उस पैसे के साथ एक शर्त भी जुड़ी है। मैंने आपकी सलाह मान ली और उसकी कार खरीदने की प्रबल इच्छा के साथ सीखने की शर्त भी लगा रखी है। शर्त क्या है? मैंने पूछा। पहले तो हमने आपके कैश फ्लो गेम का सहारा लिया। हमने इसे खेलते हुए पैसे के समझदारी से इस्तेमाल पर एक लंबा विचार विमर्श किया। फिर मैंने उसे वॉल स्ट्रीट जर्नल की सदस्यता दिलवा दी और स्टॉक मार्केट पर कुछ पुस्तकें भी दिलवाई। फिर दिक्कत कहाँ थी? मैंने उससे कहा कि $3000 उसके हैं, परंतु वह इसे सीधे कार नहीं खरीद सकता। वह इनके स्टॉक खरीदे और बेच सकता है, खुद का ब्रोकर ढूंढ सकता है, और एक बार वह इन $3000 के $6000 बना लेता है तो वह अपनी कार खरीद सकता है और बाकी के $3000 उसके कॉलेज के फंड में जाएंगे। मैंने पूछा, और इसके परिणाम क्या निकले? वह शुरुआत में किस्मत वाला रहा, परंतु कुछ दिनों बाद उसे अपने मुनाफे की सारी रकम गंवा दी। तब वह सचमुच रुचि लेने लगा। आज चाहे वह $2000 के घाटे में हो, परंतु उसकी रुचि बहुत बढ़ गई है। उसने मेरे द्वारा खरीदी सारी किताबें पढ़ डाली और वह और ज्यादा पुस्तकों की खोज में पुस्तकालय भी चला गया। वह मन लगाकर वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ता है, सूचकों पर नजर रखता है और MTV के बजाय CNBC देखता है। उसके पास केवल $1000 बचे हैं, परंतु उसकी रुचि और ज्ञान आसमान को छू रहे हैं। वह जानता है कि
अगर वह इस पैसे को खो देगा तो फिर उसे 2 सालों तक अपने पैरों पर ही चलना पड़ेगा, परंतु उसे उसकी कोई खास चिंता नहीं पड़ी है। अब उसे कार हासिल करने में ज्यादा रुचि नहीं है, क्योंकि उसे एक ऐसा खेल मिल गया है जिसमें उसे ज्यादा आनंद मिलता है। क्या होगा अगर वह सारा पैसा हार जाता है, मैंने पूछा। जब होगा तब देखा जाएगा। मैं तो चाहूंगा कि वह अभी सारा पैसा हार जाए, बजाय इसके कि वह हमारी उम्र में आकर सारा पैसा हारे। और इसके अलावा मैं तो यह मानता हूं कि उसकी शिक्षा पर खर्च किए गए यह सर्वश्रेष्ठ $3000 थे। जो वह सीख रहा है वह जिंदगी भर उसके काम आएगा, और वह पैसे की ताकत का सम्मान करना भी सीख गया है। मुझे लगता है कि अब उसकी जेब का छेद बंद हो चुका है। जैसा मैंने खुद को सबसे पहले पैसे देने वाले खंड में कहा था, अगर कोई व्यक्ति आत्म अनुशासन की ताकत हासिल नहीं कर सकता तो बेहतर यही होगा कि वह कभी अमीर बनने की कोशिश न करे। सैद्धांतिक हिसाब से संपत्ति वाले कॉलम से कैश फ्लो विकसित करने की प्रक्रिया आसान नजर आती है, परंतु इसमें पैसे की दिशा देने की मानसिक शक्ति की जरूरत होती है, जो मुश्किल साबित होती है। बाहरी आकर्षणों और प्रलोभनों के कारण आज की खरीदारी की दुनिया में यह ज्यादा आसान हो चला है कि पैसे को पूरा उड़ा दिया जाए। कमजोर मानसिक शक्ति के कारण ही वह पैसा सबसे कम प्रतिरोध वाले रास्ते पर बह जाता है। यही गरीबी और आर्थिक संघर्ष का कारण है। मैंने फाइनेंशियल समझदारी का यह आंकड़ों का उदाहरण इसलिए दिया ताकि पैसे से ज्यादा पैसे कमाने की योग्यता को जाना जा सके। अगर हम 100 लोगों को साल के शुरू में $10,000 दे दें तो साल के अंत में क्या होगा? 80 के पास कुछ भी नहीं बचेगा। वास्तव में कई तो ज्यादा कर्ज में दबे होंगे, क्योंकि उन्होंने नई कार, फ्रिज, टीवी, VCR या छुट्टियों के लिए नगद पैसा दिया होगा। 16 ने उस $10,000 को 5 से 10% बढ़ाया होगा, और 4 ने इसे $20,000 या लाखों डॉलर तक बढ़ाया होगा। हम किसी प्रोफेशन को सीखने के लिए स्कूल जाते हैं ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें। मेरे विचार में यह सीखना भी महत्वपूर्ण होता है कि पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाए। मैं भी हर व्यक्ति की तरह विलासिता की वस्तुओं से प्रेम करता हूं। अंतर यह है कि कई लोग अपने विलासिता को कर्ज लेकर खरीदते हैं। यह पड़ोसियों से प्रतियोगिता करने का जाल है। जब मैं कार खरीदना चाहता था तब आसान रास्ता यही था कि मैं अपने बैंकर को बुलाकर लोन ले लेता, परंतु मैंने दायित्व वाले कॉलम को बढ़ाने के बजाय संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित रखा। अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है कि मैं अपने खर्च की इच्छा से प्रेरित होता हूं कि किस तरह उसके लिए अतिरिक्त पैसा जुटा सकूं। आजकल प्राय हम अपनी मनचाही चीजों को खरीदने के लिए कर्ज लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और पैसा बनाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। यह रास्ता कुछ समय के लिए तो आसान है, परंतु लंबे समय में यह बहुत मुश्किल साबित होता है। यह एक ऐसी बुरी आदत है जो हम में इंसानों के रूप में और राष्ट्र के रूप में भी है। याद रखें, आसान रास्ते अक्सर मुश्किल बन जाते हैं और मुश्किल रास्ते अक्सर आसान बन जाते हैं। जितनी जल्दी आप खुद को और अपने प्रियजनों को पैसे के शासक के रूप में प्रशिक्षित कर लेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। पैसा बहुत बड़ी ताकत है। दुर्भाग्य से लोग पैसे की ताकत को अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप में पैसे की समझ कम है तो पैसा आपके ऊपर राज करेगा। यह आपसे ज्यादा स्मार्ट होगा। अगर पैसा आपसे ज्यादा स्मार्ट बन जाएगा तो आप इसके लिए जिंदगी भर काम करते रहेंगे। पैसे के ऊपर शासन करने के लिए आपको इससे ज्यादा स्मार्ट बनना होगा। फिर पैसा वही करेगा जो आप इससे कहेंगे। यह आपकी आज्ञा का पालन करेगा। इसके गुलाम होने के बजाय आप इसके मालिक होंगे। यही आर्थिक समझदारी है। नंबर 9, नायकों की जरूरत। मिथक की ताकत। जब मैं छोटा था तब मैं विली मेज, हैंक आरन, योगी बेरा का बहुत बड़ा प्रशंसक था। वे मेरे आदर्श थे। लिटिल लीग खेल रहे बच्चे के रूप में मैं उनकी तरह होना चाहता था। मैंने उनके बेसबॉल कार्ड भी सहेज रखे थे। मैं उनके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। मैं उनके बारे में सभी आंकड़े जानता था, उनके बैटिंग के औसत, उन्हें मिलने वाली धनराशि और वे किस तरह बड़े हुए, सब कुछ। मैं सब कुछ इसलिए जानना चाहता था क्योंकि मैं उनके जैसा बनना चाहता था। 9 या 10 साल की उम्र में मैं जब बेसबॉल खेलने के लिए मैदान पर जाता था
तो वह मैं नहीं जाता था, बल्कि मेरे रूप में योगी या हैंक मैदान पर उतरते थे। यह सीखने के सबसे सशक्त तरीकों में से एक है, जो हम बड़े होने के बाद खो देते हैं। हम अपने नायकों को खो देते हैं, हम अपने नौसिखिएपन को खो देते हैं। आज मैं अपने घर के पास छोटे बच्चों को बास्केटबॉल खेलते देखता हूँ। कोर्ट पर वे छोटी जानी नहीं होते, वे तो माइकल जॉर्डन, सर चार्ल्स या क्लाइड होते हैं। आदर्श नायकों की नकल करना ज्ञान प्राप्त करने का सच्चा और सशक्त तरीका है। और इसलिए जब ओजी सिम्पसन की तरह का नायक बदनाम होता है तो इतनी चीख पुकार मचती है। यह किसी अदालती कार्रवाई से ज्यादा होता है। यह एक आदर्श नायक को खो देना होता है, एक ऐसे व्यक्ति जिसकी तरह बनने का सपना लोग बचपन में संजोए रहते हैं और वे जिसकी पूजा करते हैं। अचानक हमें उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से निकालना पड़ता है। जब मैं बड़ा हो गया था तो मेरे नायक बदल गए थे। मेरे गोल्फ के हीरो बने पीटर जैक्सन, फ्रेड कपल्स और टाइगर वुड्स। मैं उनके शॉट की नकल करता था और उनके बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूं। मेरे आदर्श नायकों में डोनाल्ड ट्रंप, वारेन बुफे, पीटर लिंच, जॉर्ज सोरोस और जिम रॉजर्स भी हैं। बड़ा हो जाने के बाद मैं उनके आंकड़े उसी तरह जानता हूं जिस तरह की अपने बचपन में बेसबॉल हीरोज के आंकड़े जानता था। मैं अनुसरण करता हूं जब वारेन बुफे निवेश करते हैं और बाजार के बारे में, उनके नजरिए के बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूं। मैं पीटर लिंच की पुस्तक भी इसलिए पढ़ता हूं ताकि स्टॉक चुनने की उनकी तकनीक को समझ सकूं, और मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी इसलिए पढ़ता हूं ताकि यह जान सकूं कि वे किस तरह सौदे करते हैं। जिस तरह मैदान पर बेसबॉल के लिए बैटिंग करते जाते समय मैं खुद की भूमिका में नहीं होता था, उसी तरह जब मैं बाजार में उतरता हूं या मैं कोई सौदा करता हूं तो मैं अवचेतन रूप से ट्रंप की बहादुरी का अभिनय करता हूं। या जब मैं किसी प्रवृत्ति का विश्लेषण करता हूं तो मैं उसे इस तरह देखता हूं जैसे पीटर लिंच यह काम कर रहे हों। आदर्श नायक होने से हम अपनी कच्ची प्रतिभा के वृहद स्रोत का दहन करते हैं, परंतु आदर्श नायक हमें प्रेरित करने से भी ज्यादा बड़ा काम करते हैं। वे चीजों को ज्यादा आसान बना देते हैं। चीजें आसान दिखने के कारण हम भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी यही कर सकता हूं। जब निवेश की बात आती है तो ज्यादातर लोग इसे बहुत कठिन समझते हैं। इसके बजाय उन्हें आदर्श नायकों की तलाश करना चाहिए जो इन्हें आसान बना देते हैं। नंबर 10, सिखाओ और आपको हासिल होगा। देने की शक्ति। मेरे दोनों डैडी शिक्षक थे। मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसा सबक सिखाया जो मेरे साथ जिंदगी भर चल रहा है, और वह सबक था परोपकार करना या देना। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने अपने समय और ज्ञान द्वारा दूसरों को बहुत दिया, परंतु शायद ही कभी अपना पैसा दिया हो। जैसा मैं बता चुका हूं, वे सामान्यतः कहा करते थे कि वे तभी देंगे जब उनके पास कुछ अतिरिक्त धन होगा, और उनके पास कभी भी अतिरिक्त धन नहीं होता था। मेरे अमीर डैडी ने पैसा भी दिया और शिक्षा भी। वे देने के सिद्धांत में पक्का यकीन रखते थे। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले कुछ देने की जरूरत है। वे हमेशा कहा करते थे जब उनका हाथ तंग होता था तब भी वे अपनी चर्च या अपनी पसंदीदा धार्मिक संस्था को दान देते थे। अगर मैं आपके पास कोई विचार छोड़ना चाहता हूं तो वह विचार यही होगा, जब भी आपको किसी चीज की कमी या जरूरत महसूस हो तो पहले उस चीज को दे दें, बाद में वह बाल्टियों से भरकर आपके पास लौट आएगी। यह पैसा, मुस्कुराहट, प्रेम, दोस्ती सभी के बारे में सही है। मैं जानता हूं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहेगा, परंतु मैंने ऐसा किया है और इसके फायदे भी उठाए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आदान प्रदान का सिद्धांत सही है, और इसलिए मैं वही चीज देता हूं जो मैं पाना चाहता हूं। मुझे पैसा चाहिए, इसलिए मैं पैसे देता हूं, और यह कई गुना होकर मेरे पास वापस आ जाता है। मैं बिक्री बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए मैं किसी और व्यक्ति की कुछ बेचने में मदद कर देता हूं और मेरी बिक्री बढ़ जाती है। मैं संपर्क बढ़ाना चाहता हूं तथा मैं किसी और की संपर्क बढ़ाने में मदद कर देता हूं, और जादू की तरह मेरे भी संपर्क बढ़ जाते हैं। मैंने सालों पहले एक कहावत सुनी थी, ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए पर इंसानों को देना चाहिए। मेरे अमीर डैडी अक्सर कहा करते थे, गरीब लोग
अमीरों से ज़्यादा लालची होते हैं। उन्होंने इसे समझाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो वह व्यक्ति दूसरों द्वारा चाही गई कुछ चीज़ दे रहा है। मेरे जीवन में मेरे तमाम वर्षों में जब भी मैंने पैसे की कमी या ज़रूरत महसूस की है तो मैंने पहले तो अपने दिल को टटोला है कि मैं क्या चाहता हूँ और फिर इसे देने का फैसला किया है। और जब मैंने दिया है तो यह हमेशा मेरे पास वापस लौटा है। यह मुझे उस व्यक्ति की कहानी याद दिलाता है जो जाड़े की ठंडी रात में लकड़ियां लेकर बैठा है और पास में ही धीमे धीमे जल रहे स्टोव पर चिल्ला रहा है, जब तुम मुझे गर्मी दोगे तब मैं कुछ लकड़ियां अंदर डालूंगा। और जब पैसे, प्रेम, सुख, बिक्री और संपर्क की बात आती है तो हर व्यक्ति को यही याद रखने की जरूरत है कि जो आप चाहते हैं पहले आप उसे दे दें और यह कई गुना होकर आपके पास लौट आएगा। बहुधा केवल यही सोचने की प्रक्रिया से भी कि मैं क्या चाहता हूं और इसे किसी और को किस तरह दे सकता हूं, मेरे अंदर उदारता का ज्वर आने लगता है। जब भी मैं यह देखता हूं कि लोग मेरी तरफ देखकर नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो मैं आराम से मुस्कुराना और हेलो करना चालू कर देता हूं और जादू की तरह मेरे आसपास अचानक बहुत से मुस्कुराने वाले लोग जमा हो जाते हैं। यह सच है कि आपकी दुनिया केवल आपका दर्पण है, तो इसलिए मैं कहता हूं सिखाओ और आपको मिलेगा। मैंने पाया है कि मैं सीखने वालों को जितनी गंभीरता से जितना ज़्यादा सिखाता हूं मैं भी उतना ही ज़्यादा सीखता हूं। अगर आप पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसे किसी और को सिखाएं। ऐसा करने से आपके दिमाग में बहुत से नए विचारों और फार्मूलों की बाढ़ आ जाएगी। ऐसे भी समय आए हैं जब मैंने दिया है और कुछ भी वापस नहीं लौटाया, या जो मुझे मिला वह मैं नहीं चाहता था, परंतु करीबी जांच और आत्म अवलोकन से मुझे पता चला कि उन मामलों में मैं देने के लिए नहीं दे रहा था बल्कि पाने के लिए दे रहा था। मेरे डैडी ने शिक्षकों को सिखाया और वे एक मास्टर टीचर बन गए। मेरे अमीर डैडी ने युवा लोगों को अपना बिजनेस करने का तरीका सिखाया। मैं पीछे पलटकर देखता हूं कि यह सीखने वालों की अपने ज्ञान के प्रति उदारता ही थी जिसके कारण वे ज़्यादा स्मार्ट बन गई। इस दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। आप वहां खुद अपने दम पर पहुंच सकते हैं, परंतु उन ताकतों की मदद से वहां पहुंचना ज़्यादा आसान होता है। आपको बस इतना ही करना है कि आप उदार हों और वे ताकतें भी आपके प्रति उदार होंगी। धन्यवाद। आइए चलते हैं अध्याय 10 की ओर, जो है और ज़्यादा चाहिए, कुछ काम जो आपको करने चाहिए। आपका दिन शुभ हो। रिच डैड पुअर डैड अध्याय 10। और ज्यादा चाहिए, कुछ काम जो आपको करने चाहिए। हो सकता है कि कई लोग मेरे 10 कदमों से संतुष्ट न हों। उनकी नज़र में यह फिलॉसफी ज़्यादा है और इसमें काम की बातें कम हैं। मैं यह मानता हूँ कि फिलॉसफी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की काम की बातें। ऐसे कई लोग हैं जो सोचने के बजाय करना चाहते हैं और ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं परंतु करते कुछ नहीं है। मैं यही कहूँगा कि मैं दोनों प्रकार के लोगों का संयोग हूँ। मैं नए विचारों को पसंद करता हूँ और मैं काम करना भी पसंद करता हूँ। तो उन लोगों के लिए जो किस तरह शुरू करें के बारे में कुछ मार्गदर्शक बातें जानना चाहते हैं, मैं संक्षेप में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मैं करता हूँ। आप जो कर रहे हैं वह करना बंद कर दें। दूसरे शब्दों में, अवकाश लें और यह आकलन करें कि कौन सी चीज़ काम आ रही है और कौन सी चीज़ काम नहीं आ रही है। पागलपन की परिभाषा यही है कि आप वही चीज़ करते चले जाएं और अलग परिणाम की अपेक्षा करें। जो सफल नहीं हो रहा है वह करना बंद कर दें और कुछ नया करने की खोजें। नए विचारों की तलाश करें। नए निवेश के विचारों के लिए मैं किताब की दुकान में जाता हूँ और अलग अलग तथा अनूठे विषयों पर पुस्तकें ढूंढता हूँ। मैं उन्हें फार्मूलों का नाम देता हूँ। मैं कैसे करें पुस्तकें उस फार्मूले के लिए खरीदता हूँ जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। उदाहरण के लिए, मैंने एक किताब की दुकान में जोएल मास्कोविट्ज की पुस्तक द 16% सॉल्यूशन देखी। मैंने वह पुस्तक खरीदी
और पढ़ डाली। तत्काल काम करें। अगले बुधवार को मैंने बिल्कुल वही किया जो पुस्तक में कहा गया था। मैंने हर कदम पुस्तक के अनुसार उठाया था। वकीलों के ऑफिसों या बैंक में मैंने रियल एस्टेट के सौदों के साथ भी यही किया है। ज्यादातर लोग तत्काल कदम नहीं उठाते, या वे एक तरह से इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और उन्हें बताएगा कि उनके द्वारा सीखा गया नया फार्मूला गलत है और उसका अनुसरण करना बिल्कुल बेकार है। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि मेरा 16% का फार्मूला क्यों बेकार है। बहरहाल मैंने उसकी बात पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने कभी ऐसा करके नहीं देखा था। किसी ऐसे आदमी को खोजें जिसने वह किया हो जो आप करना चाहते हैं। उन्हें लंच पर ले जाएं, उनसे टिप्स लें, बिजनेस की बारीकियां समझें। अपने 16% के प्रमाण पत्रों के लिए मैं काउंटी टैक्स ऑफिस गया और मैंने वहां पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को खोजा। मैंने यह पाया कि वह भी इनमें निवेश करती है। तत्काल ही मैंने उसे लंच का न्योता दे दिया। उसने रोमांचित होकर मुझे यह समझा दिया इसे कैसे करना है और उसने अपना पूरा ज्ञान मेरे सामने परोस दिया। लंच के बाद उसने पूरे दिन मुझे वह जगहें दिखाई जहां मैं इस तरह का सौदा कर सकता था। अगले दिन तक मैंने उसकी मदद से 2 बड़ी जायदादों को पा लिया था और मैं तब से उन पर 16% की दर से ब्याज कमा रहा हूं। मुझे पुस्तक पढ़ने में 1 दिन लगा, कदम उठाने में 1 दिन लगा, लंच में 1 घंटा लगा और 2 बड़े सौदे करने में केवल 1 दिन लगा। कक्षाओं में भाग लें और टेप खरीदें। मैं अखबारों में नई और रोचक कक्षाओं की खबर रोजाना खोजता रहता हूं। इनमें से कई तो मुफ्त होती है या उनकी फीस बहुत कम होती है। मैं जो सीखना चाहता हूं उस विषय पर मैं महंगे सेमिनारों में भी जाता हूं। मैं इसलिए अमीर हूं और मुझे इसलिए नौकरी करने की कतई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इस तरह के पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे यह बताया करते थे कि इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेकर मैं अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा हूं। वे आज भी वही काम कर रहे हैं। हमेशा ऑफर देते रहें। जब भी मैं कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी चाहता हूं तो मैं कई प्रॉपर्टी देखता हूं और आमतौर पर एक ऑफर लिख देता हूं। अगर आप नहीं जानते कि सही ऑफर क्या होना चाहिए तो यह मैं भी नहीं जानता। यह तो रियल एस्टेट एजेंट का काम है। वे ऑफर का आंकड़ा देते हैं। मैं जहां तक संभव हो सकता है कम से कम काम करता हूं। मेरी एक मित्र चाहती थी कि मैं उसे अपार्टमेंट हाउस खरीदना सिखाऊं। एक शनिवार को वह, उसका एजेंट और मैं गए और हमने 6 अपार्टमेंट हाउस देखे। 4 तो घटिया थे परंतु 2 अच्छे थे। मैंने उससे कहा कि वह सभी 6 पर ऑफर लिखे और मालिकों द्वारा मांगी गई कीमत से आधी का ऑफर दें। यह सुनते ही उसे और उसके एजेंट को दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। उसके हिसाब से यह बदतमीजी होगी और इससे मकान मालिकों को बुरा लग सकता है। परंतु मैं वास्तव में नहीं सोचता कि एजेंट इतनी कड़ी मेहनत करना चाहता था। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और वे एक बेहतर सौदे की तलाश में चले गए। उन्होंने कभी कोई ऑफर नहीं दी और वह आज भी सही कीमत पर सही सौदे के लिए भटक रही है। आप नहीं जानते कि सही कीमत क्या है जब तक कि सौदा करने के लिए आपके सामने दूसरी पार्टी न हो। ज्यादातर बेचने वाले बहुत ज्यादा कीमत मांगते हैं। यह दुर्लभ ही है कि कोई बेचने वाला वास्तव में ऐसी कीमत मांगे जो वास्तविक मूल्य से कम हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ऑफर देना चाहिए। जो लोग निवेशक नहीं होते उन्हें यह समझ ही नहीं होती कि कोई चीज बेचना कितना कठिन होता है। मेरे पास एक रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी थी जिसे मैं महीनों से बेचना चाहता था। मैंने किसी भी चीज का स्वागत किया होता। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कीमत कितनी कम थी। उन्होंने अगर मुझे 10 सूअरों का भी ऑफर दिया होता तो भी मैं खुश हो गया होता। ऑफर की कीमत से नहीं बल्कि इस बात से कि कोई तो मेरी प्रॉपर्टी में रुचि रखता है। इसके जवाब में मैं बदले में पूरे के पूरे सूअर फार्म को हासिल करने की कोशिश करता। तो यह खेल इस तरह से खेला जाता है। खरीदने और बेचने का खेल बड़ा मजेदार होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, यह मजेदार है और यह केवल एक खेल है। ऑफर देते रहें, कोई तो कभी हाँ कहेगा। और मैं हमेशा अपने ऑफर में बचाव के वाक्य डाल देता हूं।
रियल एस्टेट में मैं हमेशा अपने ऑफर में यह लिखता हूँ कि बिजनेस पार्टनर के अनुमोदन के बाद ही यह समझौता अंतिम माना जाएगा। मैं यह कभी नहीं बताता कि मेरा बिजनेस पार्टनर कौन है। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि मेरी बिजनेस पार्टनर मेरी बिल्ली है। अगर वे ऑफर को मान लेते हैं और मैं सौदा नहीं करना चाहता तो मैं घर फ़ोन लगाता हूँ और अपनी बिल्ली से बात कर लेता हूँ। मैं यह अजीबोगरीब वक्तव्य इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप यह जान सकें कि यह खेल कितना आसान और सरल है। ज़्यादातर लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा जटिल बना देते हैं और उन्हें काफ़ी गंभीरता से ले लेते हैं। एक अच्छा सौदा खोजना या सही बिजनेस ढूंढना, सही लोग या सही निवेशक ढूंढना दरअसल डेटिंग की ही तरह है। आपको बाजार में जाना होता है और बहुत से लोगों से बात करनी होती है और बहुत से ऑफर देने होते हैं। कई ऑफरों का जवाब देना होता है, चर्चा करनी होती है, अस्वीकार या स्वीकार करना होता है। मैं जानता हूं कि ऐसे भी अकेले लोग होते हैं जो घर पर बैठकर फोन की घंटी बजने का इंतजार करते रहते हैं, परंतु जब तक आप सिंडी कारफोर्ड या टॉम क्रूज नहीं होते, मैं सोचता हूं कि आपके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप बाजार में जाएं, चाहे सुपरमार्केट में ही चले जाएं, खोजें, ऑफर दें, अस्वीकार करें, सौदेबाजी करें और स्वीकार करें। यह जिंदगी में हर चीज के बारे में दोहराई जाने वाली प्रक्रिया है। महीने में एक बार किसी निश्चित स्थान से 10 मिनट तक जॉगिंग करते हुए या टहलते हुए या गाड़ी चलाते हुए निकलें। मैंने अपने कुछ बेहतरीन रियल एस्टेट के निवेश तो जॉगिंग करते समय ही खोजे हैं। मैं 1 साल तक किसी निश्चित दायरे में जॉगिंग करता था। मैं परिवर्तनों को देखता रहता था। किसी भी सौदे में फायदे के लिए 2 तत्वों का होना जरूरी है, एक तो सौदा और दूसरा परिवर्तन। हालांकि सौदे तो बहुत से होते हैं, परंतु परिवर्तन को भांप लेने से सौदा एक फायदेमंद मौके में बदल जाता है। इसलिए जब मैं जॉगिंग करता हूं तो मैं जॉगिंग करने के लिए ऐसी जगह चुनता हूं जहां मैं निवेश करना चाहता हूं। बार बार उसी जगह के चक्कर लगाने से मैं वहां हो रहे छोटे छोटे परिवर्तनों को देख सकता हूं। मैं ऐसे रियल एस्टेट के साइन बोर्ड को भांप लेता हूं जो वहां काफी लंबे समय से लगे हुए हैं। इसका मतलब यह होता है कि बेचने वाला सौदा करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक होगा। मैं जाते हुए ट्रकों को भी देखता हूं और आते हुए ट्रकों पर भी निगाह लगाए रखता हूं। मैं रुककर ड्राइवरों से बात करता हूं। मैं डाकियों से भी बात करता हूं। उन्हें अपने इलाके के बारे में गजब की जानकारी होती है। मैं एक बुरा इलाका खोज लेता हूं, खासकर ऐसा इलाका जहां लोग किसी बुरी खबर से डरे हुए होते हैं। मैं वहां साल में कई बार यह देखने के लिए चक्कर लगाता हूं कि सुधार के लक्षण कहां नजर आ रहे हैं। मैं रिटेलर से बात करता हूं, खासकर नए दुकानदारों से, और उनसे यह पूछता हूं कि वे इस इलाके में क्यों आए हैं। इसके लिए महीने में कुछ मिनट का समय देना होता है और मैं इसे तब करता हूं जब मैं कसरत कर रहा होता हूं या इसी तरह का कोई दूसरा काम कर रहा होता हूं, जैसे स्टोर जाने या आने का काम। स्टॉक के मामले में मुझे पीटर लिंच की पुस्तक बीटिंग द स्ट्रीट इसलिए बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि इसमें ऐसे स्टॉक को चुनने का फार्मूला दिया गया है जिनकी कीमतें बढ़ने वाली हैं। मैंने यह पाया है कि कीमत बढ़ने के सिद्धांत हर जगह एक जैसे होते हैं, चाहे वह रियल एस्टेट हो, स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो, नया पालतू कुत्ता हो, नया घर हो, नया जीवन साथी हो या लॉन्ड्री के डिटर्जेंट पर बार्गेनिंग हो। प्रक्रिया लगभग वही रहती है। आपको यह जानने की जरूरत होती है कि आप किसकी तलाश कर रहे हैं और इसके बाद आपको उसे तलाशना होता है। ग्राहक हमेशा गरीब क्यों रहेंगे? जब सुपरमार्केट में कोई सेल लगती है, जैसे टॉयलेट पेपर की, तो ग्राहक दौड़कर स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं। जब स्टॉक मार्केट में सेल लगती है, जिसे सामान्यतया क्रैश या उतार या सुधार कहा जाता है, तो ग्राहक इससे दूर भाग जाते हैं। जब सुपरमार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है तो ग्राहक कहीं और जाकर खरीदारी करता है। जब स्टॉक मार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है तो ग्राहक खरीदना शुरू कर देता है। सही जगहों पर खोजिए। मेरे पड़ोसी ने कंडोमिनियम $1,00,000 में खरीदा। मैंने उसके बगल में ही वैसा ही कंडोमिनियम $50,000 में खरीदा। उसने मुझे बताया कि वह कीमतों के बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैंने उससे कहा कि फायदा खरीदते समय होता है, न कि बेचते समय। उसने एक ऐसे रियल एस्टेट ब्रोकर को चुना था
जिसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। मैंने एक बार बैंक के फोरक्लोजर डिपार्टमेंट की मदद ली थी। मैंने एक कक्षा में $500 की फीस देकर यह सीखा था कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। मेरे पड़ोसी का विचार था कि रियल एस्टेट में निवेश की कक्षा के लिए $500 की फीस बहुत महंगी थी। उसने कहा कि उसके पास न तो इतने पैसे हैं न ही समय, इसलिए अब वह कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैं पहले तो उन लोगों की तलाश करता हूं जो खरीदना चाहते हैं, फिर मैं उस व्यक्ति को ढूंढता हूं जो बेचना चाहता है। मेरा एक दोस्त एक प्लॉट ढूंढ रहा था। उसके पास पैसा था, परंतु उसके पास समय नहीं था। मैंने भी ढूंढना चालू किया और मुझे अपने दोस्त की जरूरत से बड़ा टुकड़ा मिल गया। मैंने इसे एक विकल्प के साथ जोड़ दिया। अपने दोस्त को फोन किया और उसे इसका ऑफर दिया। उसे जमीन का छोटा टुकड़ा चाहिए था, इसलिए मैंने उसकी जरूरत का टुकड़ा उसे बेच दिया और जमीन खरीद ली। जमीन का बाकी बचा टुकड़ा मैंने मुफ्त में ही अपने पास रख लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केक खरीदो और उसे टुकड़ों में बांट दो। ज्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की खोज करते हैं, इसलिए ये कम सामान की ज्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटे विचार वाले लोगों को बड़े अवसर नहीं दिखते। इसलिए अगर आप ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो पहले तो बड़े विचारों को सोचना शुरू कीजिए। दुकानदार ज्यादा सामान खरीदने वालों को डिस्काउंट देते हैं और वे केवल ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ज्यादातर व्यवसायी ज्यादा खर्च करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। अगर आप कम खर्च भी करते हो तो भी आपको हमेशा बड़े विचार को ही सोचना चाहिए। जब मेरी कंपनी को कंप्यूटर खरीदने थे तो मैंने अपने बहुत से दोस्तों से फोन पर पूछा कि क्या उन्हें भी कंप्यूटर खरीदना है। हम सब मिलकर कई डीलरों के पास गए और एक बढ़िया सौदा कर लिया। क्योंकि हमें बहुत से कंप्यूटर खरीदने थे, मैंने यही शहरों के साथ भी किया। छोटे लोग हमेशा छोटे ही रहेंगे क्योंकि उनकी सोच छोटी है। या तो अकेले ही काम करें या फिर काम ही न करें। इतिहास से सीखें। स्टॉक एक्सचेंज की सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थी। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं हुए थे जब तक 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गंवा दिया था। बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। अवसर पहचानने के लिए केवल कुछ ही चीजें हैं जो मैं करता आया हूं और अब भी कर रहा हूं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण शब्द है किया और करो। जैसा इस पुस्तक में कई बार दोहराया जा चुका है, संपत्ति के पुरस्कार को पाने से पहले आपको सक्रिय होना पड़ेगा। तो काम पर जुट जाएं अभी से ही। धन्यवाद। आइए चलते हैं उपसंहार की तरफ। केवल $7,000 में ही कॉलेज की शिक्षा। आपका दिन शुभ हो। रिच डैड पुअर डैड। उपसंहार। केवल $7,000 में ही कॉलेज की शिक्षा। अब जब यह पुस्तक खत्म हो रही है और छपने जा रही है, मैं आपके साथ अपना एक अंतिम विचार बांटने जा रहा हूं। इस किताब को लिखने का खास कारण लोगों को यह सिखाना था कि किस तरह पैसे की समझ से जिंदगी की सामान्य समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। वित्तीय प्रशिक्षण के बिना हम उन्हीं घिसे पिटे फार्मूलों के सहारे जिंदगी काट देते हैं, जैसा कड़ी मेहनत करो, बचाओ, उधार लो और बहुत ज्यादा टैक्स चुकाओ। आज हमें ज्यादा समझदारी की जरूरत है। मैं नीचे दी हुई कहानी को एक ऐसी आर्थिक समस्या के अंतिम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे कई युवा परिवार आज जूझ रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए किस तरह अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर सकते हैं और अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत के बजाय वित्तीय बुद्धि का प्रयोग किस तरह किया जा सकता है, यह इसी का उदाहरण है। मेरा एक दोस्त एक दिन अपना दुखड़ा रो रहा था कि 4 बच्चों की कॉलेज की शिक्षा के लिए पैसों की बचत करना कितना कठिन था। वह हर महीने एक म्यूचुअल फंड में $300 जमा कर रहा था और अब तक उसके पास $12,000 जमा कर लिए गए थे। उसे अपने बच्चों को कॉलेज भेजने के लिए $4 लाख की जरूरत थी। उसके पास इसे जमा करने के लिए 12 साल थे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा बच्चा तब 6 साल का था। यह 1991 की बात थी।
और उस समय फिनिक्स का रियल एस्टेट बाजार दुर्दशा में था। लोग बाग अपना घर बार बेचने में लगे थे। मैंने अपने इस सहपाठी को सुझाया कि उसके पास म्यूचुअल फंड में जो पैसा जमा है उसके कुछ हिस्से में वह एक घर खरीद ले। यह विचार उसे कुछ कुछ जम गया और हम इस संभावना पर विचार करने लगे। उसकी मुख्य चिंता यह थी कि एक और घर खरीदने के लिए उसकी बैंक में क्रेडिट नहीं थी और उसके पास इतना नगद नहीं था। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि किसी प्रॉपर्टी को फाइनेंस करवाने के लिए बैंक के पास जाने के अलावा दूसरे रास्ते भी होते हैं। हमने 2 हफ्तों तक मकान खोजा, एक ऐसा घर जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता हो। चुनने के लिए हमारे पास बहुत से घर थे, इसलिए हमें शॉपिंग में मजा भी बहुत आ रहा था। आखिरकार हमने एक अच्छे मोहल्ले में 3 बेडरूम और 2 बाथ वाला घर खरीद लिया। घर पसंद किया। मालिक उसी दिन घर बेचना चाहता था क्योंकि वह और उसका परिवार कैलिफोर्निया के लिए जा रहे थे, जहां उसकी नौकरी उसका इंतजार कर रही थी। वह $1,02,000 चाहता था, परंतु हमने उसे 79,000 का ऑफर दिया। उसने तत्काल उसे मंजूर कर लिया। उस घर पर एक नॉन क्वालिफाइंग लोन था, जिसका मतलब यह था कि कोई बिना नौकरी वाला आदमी भी उसे बैंकर के अनुमोदन के बिना खरीद सकता था। मकान मालिक पर $72,000 का कर्ज बाकी था, इसलिए मेरे दोस्त को केवल बचे हुए $7,000 का इंतजाम करना था, जो कर्ज की रकम और खरीदने की राशि का अंतर थी। जैसे ही मालिक ने घर खाली किया, मेरे दोस्त ने मकान किराए पर उठा दिया। सारा खर्च निकालने के बाद, जिसमें कर्ज की किस्त भी शामिल थी, उसकी जेब में हर महीने $125 आने लगे। उसकी योजना थी कि वह मकान को 12 साल तक अपने पास रखे और हर महीने मिलने वाली अतिरिक्त $125 का उपयोग करके जल्दी से जल्दी कर्ज उतार दे। हमने अनुमान लगाया कि 12 सालों में कर्ज का एक बड़ा भाग चुक जाएगा और जब उसका पहला बच्चा कॉलेज जाएगा तो उसके पास $800 प्रति माह की आमदनी होगी। अगर उस मकान की कीमत बढ़ जाती है तो वह घर को बेच भी सकता है। 1994 में फिनिक्स में रियल एस्टेट मार्केट अचानक बदल गया और उसे उसी घर के लिए उसके किराएदार ने $1,56,000 का ऑफर दिया, जो उस घर में रहता था और उससे प्रेम करने लगा था। एक बार फिर उसने मुझसे पूछा कि इस बारे में मैं क्या सोचता हूं, और मैंने वास्तविक रूप से कहा कि वह इसे 1031 टैक्स विहीन एक्सचेंज के आधार पर बेच दे। अचानक ही उसके पास लगभग $80,000 अतिरिक्त आ गए। मैंने ऑस्टिन टेक्सास में अपने एक और दोस्त को फोन किया, एक मिनी स्टोरेज फैसिलिटी में लगा दिया। 3 महीने के भीतर उसे हर महीने लगभग $1,000 के चेक मिलने लगे। इसे वह कॉलेज म्यूचुअल फंड में जमा करने लगा और वह बहुत तेजी से बढ़ रहा था। 1996 में मिनी वेयर हाउस बिक गया और उसे बिक्री के हिस्से के रूप में लगभग $3,30,000 का चेक मिला, जो उसने एक नए प्रोजेक्ट में लगा दिए, जिससे उसे हर महीने $3,000 से ज्यादा आमदनी होने लगी, जो उसके कॉलेज म्यूचुअल फंड में जाने लगी। उसे अब पूरा विश्वास है कि उसका $4 लाख का लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाएगा और इसके लिए उसे शुरुआत में केवल $7,000 और थोड़ी सी वित्तीय बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बच्चों को अब उतनी शिक्षा मिल रही थी जो वे हासिल करना चाहते हैं और वह अपनी मूल पूंजी का प्रयोग अपने रिटायरमेंट के लिए कर सकता है, जो अभी उसके सी कॉर्पोरेशन में निवेश की हुई है। इस सफल निवेश रणनीति के कारण अब वह जल्दी ही रिटायरमेंट ले सकता है। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि इससे आपको कुछ समझ मिली होगी कि किस तरह पैसे की ताकत का इस्तेमाल किया जाए ताकि पैसा आपके लिए काम करे। आज हमें बचे रहने के लिए भी पैसे की समझ की जरूरत है। यह विचार कि पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, वित्तीय रूप से नासमझ लोगों का विचार होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि वे समझदार नहीं है। इसका मतलब केवल इतना है कि उन्होंने पैसे बनाने की कला अभी नहीं सीखी है। पैसा केवल एक विचार है। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो केवल अपने विचारों को बदल दीजिए। हर आत्मनिर्मित आदमी ने छोटे पैमाने पर एक विचार से शुरुआत की थी और बाद में इसे बड़ा किया था। यही निवेश के बारे में भी लागू होता है। शुरू करने के लिए केवल कुछ डॉलर ही काफी है और बाद में इनसे बड़ी रकम बनाई जा सकती है। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूं जो जिंदगी भर किसी बड़े सौदे के पीछे भागते रहते हैं,
या बड़े सौदे के लिए बहुत सा पैसा जुटाते रहते हैं, परंतु मेरी नज़र में यह मूर्खतापूर्ण है। ज़्यादातर मैंने नासमझ निवेशकों को अपना बड़ा अंडा एक ही समझौते में लगाते हुए और इस कारण उन्हें तेजी से बर्बाद होते हुए देखा है। वे अच्छे काम करने वाले हो सकते हैं, वे अच्छे नागरिक हो सकते हैं, परंतु वे अच्छे निवेशक नहीं थे। पैसे के बारे में शिक्षा और बुद्धि महत्वपूर्ण है। जल्दी शुरुआत करें, कोई पुस्तक खरीदें, किसी सेमिनार में जाएं, अभ्यास करें, छोटी शुरुआत करें। मैंने 6 साल से भी कम समय में $5000 को $10 लाख की संपत्ति में बदला है, जिससे हर महीने $5000 का कैश फ्लो आता है। परंतु मैंने यह बचपन से सीखा है। मैं आपको सीखने के लिए इसलिए प्रेरित करता हूं क्योंकि यह इतना मुश्किल नहीं है। दरअसल एक बार आपको इसकी लत पड़ जाए तो आपके लिए यह आसान हो जाएगा। मैं समझता हूं कि मैंने अपना संदेश बहुत स्पष्टता से पहुंचा दिया है। आपके हाथ में क्या है, इस बात का निर्णय इस बात से होता है कि आपके दिमाग में क्या है। पैसा केवल एक विचार है। एक बहुत बढ़िया पुस्तक है, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। इसका शीर्षक यह नहीं है कि कड़ी मेहनत करिए और अमीर बनिए। यह सीखें कि किस तरह आप पैसे से अपने लिए कठोर मेहनत करवा सकते हैं और आपकी जिंदगी किस तरह ज्यादा आसान और सुखद हो सकती है। आज इस बात की जरूरत है कि आप सुरक्षात्मक खेल खेलने के बजाय स्मार्ट बने और अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। धन्यवाद।